इसका डेमो भी कल मैंने आपको दिया था और साथ ही में मैंने शेयर भी किया है आपसे वो वीडियो। तो आप इसको पीपीटी में से पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पे मुश्किल होती है तो वीडियो में से आप देख भी सकते हो कि कैसे मैंने वो चीज की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है आपको। रीडिंग पैरामीटर नेम्स वो भी मैंने आपको कल बताया कि ये एक मेथड है कि जो आपको पैरामीटर के नेम का एक कलेक्शन बना के देगी। उस कलेक्शन का स्वरूप कौन सा होगा, मतलब टाइप इनमरेशन होगा। ओके, इनमरेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन जावा। द एलिमेंट्स इन एन इनमरेशन कैन बी ट्रैवल वन बाय वन। मैंने आपको कल बताया था ओरेकल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जावा का, उसमें से ओपन करके कि ये इनमरेशन क्लास क्या है और कहाँ पे है, सॉरी ये इंटरफेस कहाँ पे है। तो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है और इसके अंदर दो मेथड है, नेक्स्ट एलिमेंट एंड हैज मोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आप गेट पैरामीटर नेम्स का भी यूज कर सकते हो। एडिशनली एन अल्टरनेटिव टू दिस मेथड इज गेट पैरामीटर मैप। अब देखो, गेट पैरामीटर नेम्स जो मेथड है वो हमें नेम देती है। उसका एक दूसरा पर्याय भी हमारे पास है, विकल्प है गेट पैरामीटर मैप। अब देखो, ये जो गेट पैरामीटर मैप मेथड है ना, उसके नाम में मैप आता है, मैप। तो शायद आपको याद हो कि जावा में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कलेक्शन फ्रेमवर्क। उसमें बहुत सारे कलेक्शन क्लासेस हमारे समक्ष आए थे, जिसमें से एक ऐसा क्लास था मैप। मैप एक्चुअली बेसिकली वो एक इंटरफेस है कि जो ऐसा कलेक्शन है कि जिसमें हर एलिमेंट में दो चीज होती है, नेम एंड वैल्यू, या तो की एंड वैल्यू। मैप मतलब कि ऐसा कलेक्शन कि जिसके हर एलिमेंट में दो चीजें होंगी, की एंड वैल्यू। तो मैप तो इंटरफेस है और उसका उसके कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है, हैज मैप क्लास है, ट्री सेट क्लास है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो गेट पैरामीटर मैप मेथड है ना, वो आपको रिटर्न करेगी मैप का ऑब्जेक्ट। और उस मैप के ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आई हुई रिक्वेस्ट में जितने भी पैरामीटर्स है उतने एलिमेंट्स होंगे। और हर एलिमेंट में क्या होगा, पैरामीटर का नाम और उसकी वैल्यू, पैरामीटर का नाम और उसकी वैल्यू। पैरामीटर का जो नाम है वो की होगी और उसकी वैल्यू है वो पैरामीटर की वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब पैरामीटर क्या, हर पैरामीटर के लिए की वैल्यू की पैर यहाँ पे इस मैप ऑब्जेक्ट में होगी। तो ये भी काफी दिलचस्प मेथड है कि जो आप यूज कर सकते हो चाहो तो, गेट पैरामीटर मैप। इसकी सिंटेक्स यहाँ पे देखो, गेट पैरामीटर मैप इट रिटर्न्स मैप। अब देखो, जो मैप रिटर्न करता है तो जावा 5 से कलेक्शन फ्रेमवर्क भी जनरलाइज किए गए हैं। मतलब कि जेनरिक फ्रेमवर्क कहते हैं ना, जेनरिक प्रोग्रामिंग के आने से कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने क्लासेस थे उनको भी जेनरिक बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैप जो रिटर्न टाइप है उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, टाइप लिखा है एंगुलर ब्रैकेट्स में। इसका मतलब कि जो मैप रिटर्न होगा उसमें जो की होगी, की कौन सी टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। और जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग एरे टाइप का होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैरामीटर की मल्टीपल वैल्यूज हो, जो भी हो। अगर सिंगल वैल्यू है तो सिंगल एलिमेंट, और मल्टीपल वैल्यू है तो मल्टीपल वैल्यूज होगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एरे, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे गेट पैरामीटर मैप मेथड से भी हम आई हुई रिक्वेस्ट में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर को उनकी वैल्यू के साथ यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो ये भी एक उपयोगी और अच्छी मेथड हमारे पास अवेलेबल है पैरामीटर्स को रीड करने के लिए। तो देखा जाए तो ये चौथी मेथड हो गई। तीन मेथड तो हमने कल देखी थी, गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पैरामीटर नेम्स, गेट पैरामीटर मैप। चार बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास आ चुकी है। ये एक एग्जांपल आपके सामने HTML फॉर्म और ये सर्वलेट, ये मैंने आपको कल करवाया था। ये जो एग्जांपल है इसमें गेट पैरामीटर नेम्स का मैंने डेमो दिया है।
कि कैसे हम आई हुई रिक्वेस्ट के सभी पैरामीटर के नेम को एक्सेस करके उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करवाई, जितने पैरामीटर्स है उतनी बार, हर बार एक एक पैरामीटर हम लेते गए और उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करते गए। अब देखो ये हमारा HTML का फॉर्म है जिसमें हमने क्लाइंट से 1 2 3 4 चीजें इनपुट मांगी है, सबमिट बटन है और यहाँ पे एक्शन में क्या लिखा है, /read। अब ये हमारी वो सर्वलेट है कि जो पिछले फॉर्म को सबमिट करने से रन होगी और आई हुई रिक्वेस्ट में जितने पैरामीटर्स हैं उनको ये डिस्प्ले करेगी। ये जो हमारी सर्वलेट है इसके क्लास का नाम है रीड फॉर्म डेटा 1। तो देखो यहाँ पे इस सर्वलेट के लिए मैंने क्या लिखा है, ये मैपिंग किया हुआ है, सर्वलेट नेम सर्वलेट 3 दिया, क्लास उसका कौन सा है, रीड फॉर्म डेटा 1, और मैपिंग में नाम वापस वही का वही और यूआरएल पैटर्न क्या दिया, /read। इसका मतलब जब इस तरह का कोई यूआरएल /read जैसा कोई यूआरएल आए तो रीड फॉर्म डेटा 1 जो है हमारा क्लास ये रन होनी चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे एक्शन में भी क्या लिखा, फॉर्म में /read मतलब कि इस सर्वलेट का यूआरएल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा हमारा तो हमारी ये सर्वलेट रन होगी और ये डिस्प्ले करेगी सभी पैरामीटर्स को, देखो इस तरह से। रीडिंग मल्टीपल वैल्यूज, ये भी मैंने आपको कल बताया कि ऐसे भी कुछ पैरामीटर होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्ट पैरामीटर है, उसका नाम क्या है, द डे, लेकिन उसको हमने मल्टीपल सिलेक्ट अलाउ किया है तो क्या होगा कि जब ये क्लाइंट के सामने लिस्ट आएगा तो वो मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकता है। तो अगर वो मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करता है तो वो सभी वैल्यूज सबमिट हो जाएगी। तो अगर हम उस सभी वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं तो हमें मेथड यूज करनी है अपनी सर्वलेट में, गेट पैरामीटर वैल्यूज, और वहां पे पैरामीटर पास कर दिया द डे। तो द डे नाम का जो पैरामीटर है उसकी सभी वैल्यूज यहाँ पे इस एरे में आ जाएगी वैल्यूज में, और जब हम उस एरे को डिस्प्ले करेंगे तो जितनी क्लाइंट ने सिलेक्ट की है उतनी वैल्यूज मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है ट्यूसडे और थर्सडे, तो आउटपुट में उसको क्या मिला, 2 और 4, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे की वैल्यूज क्या है, 2 और 4। अगर आप जैसे यहाँ पे हमें 2 और 4 वैल्यू मिल रही है, वहां पे आप डे के नाम चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू में जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 दिया है वहां पे भी आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे नाम लिख देने चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 4 की जगह पे क्या आएगा, ट्यूसडे और थर्सडे आएगा। रीडिंग रो फॉर्म डेटा एंड अपलोडेड फाइल्स, देखो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जो डेटा इनपुट करता है वो कोई फाइल है जिसमें डेटा है, तो अगर उसने कोई फाइल रॉ फाइल अपलोड की है तो हम उसको भी एक्सेस करके रीड कर सकते हैं। लेकिन उस फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने जो कोर जावा में मैकेनिज्म पढ़ा था, रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रीम्स, वही मैकेनिज्म हमें यहाँ पे यूज करना होगा। जैसे हम कोर जावा में फाइल को रीड करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल रीडर के जरिए, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी रीड करना होगा। We have seen how to read the form parameters. Rather, we can access the query data directly. It can be done using string. अब देखो अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा, गेट पैरामीटर नेम्स, गेट पैरामीटर वैल्यूज, वो एक्चुअली जो मेथड्स हमने डिस्कस की वो क्या है कि जब क्लाइंट फॉर्म को सबमिट करता है तो सबमिट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है यूआरएल में और पीछे पूरा डेटा अपेंड हो जाता है। पीछे पीछे जो पूरा डेटा अपेंड होता है वो पूरा डेटा हमें सर्वर पे मिलता है। अब समझ लो कि वो पूरा डेटा जो आपको सर्वर पे मिलता है इस तरह का, ये सब कुछ एक साथ ही मिलेगा। तो अगर आपको उसमें से अलग अलग करना पड़े कि भाई फर्स्ट नेम कहाँ पे है, लास्ट नेम कहाँ पे है, ईमेल कहाँ पे है, पोस्टिंग कहाँ पे है, वो पूरा एक साथ ही होगा। उसमें से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा है
तो थोड़ा काम आपका थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें ये मेथड दी है गेट पैरामीटर, कि हम तो केवल नाम पास करेंगे फर्स्ट नेम और हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वैसा करना नहीं चाहते हो, गेट पैरामीटर का यूज करना नहीं चाहते हो, तो आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि जो थोड़ा कठिन है, कि वो पूरी स्ट्रिंग आप ले लो जिसमें सब कुछ एक साथ है, फिर खुद ही उस स्ट्रिंग को पार्स करो, उसमें से अलग अलग डेटा को एक्सट्रैक्ट करो। तो थोड़ा बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए हम वो कभी चाहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी अवेलेबल है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी है, जिसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं या फॉर्म डेटा कहते हैं, उसको हम रिट्रीव करके एज ए स्ट्रीम उसको हैंडल कर सकते हैं और उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो जो हम करते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा को, तो उस पूरे डेटा को क्या कहते हैं, रो डेटा कहते हैं, जिसमें से हम अपना काम का डेटा निकालेंगे। There are two methods which can be used for this purpose. अब देखो, उस रो डेटा को आप रिट्रीव करके उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको वो पूरा रो डेटा रीड करना पड़ेगा, 1 by 1 कैरेक्टर या 1 by 1 बाइट। और ऐसा करने के लिए आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल है। पहली मेथड है गेट इनपुट स्ट्रीम, जो आपको रिटर्न करेगी सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। देखा जाए तो सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो एक प्रकार का इनपुट स्ट्रीम है, जिसके द्वारा आप रीड मेथड कॉल कर सकते हो इनपुट स्ट्रीम क्लास की, जो हमने फर्स्ट सेम में पढ़ी थी। फिर आप 1 by 1 बाइट रीड कर सकते हो। या तो फिर बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको कैरेक्टर रीड करने के लिए, तो गेट रीडर मेथड भी यूज कर सकते हो। इट रिट्रीव्स द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट एज कैरेक्टर डेटा यूजिंग अ बफर्ड रीडर। Reading in multiple character sets. When we read the client request, it is read in servlet's default character set. It might be the case the request data is in some another character set. अब देखो, ये भी हो सकता है कि जब हम क्लाइंट का जो आया हुआ डेटा है वो रीड करेंगे तो वो सर्वर के डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट में रीड होगा। तो हो सकता है कि क्लाइंट ने कोई अलग कैरेक्टर सेट यूज किया है। Okay, we can use the method set character encoding or of servlet request to change the encoding. अगर हम एनकोडिंग चेंज करना चाहते हैं तो सेट कैरेक्टर एनकोडिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की आई हुई रिक्वेस्ट का एनकोडिंग चेंज करने के लिए, सेट कैरेक्टर एनकोडिंग, और उसमें हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी प्रीडिफाइन एनकोडिंग का नाम, जैसे कि UTF-8 या ऐसा कुछ। HTTP 1.1 रिक्वेस्ट हेडर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये अपना करंट टॉपिक जो है पैरामीटर को रीड करने का, वो तो ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स। उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज भी जस्ट इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि देखो, हमने अब तक कुछ क्लासेस हमारे समक्ष आए, हमने देखे, है ना। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। ये HTTP सर्वलेट को हम एक्सटेंड करते हैं टू क्रिएट सर्वलेट। जब हमें सर्वलेट बनानी होती है तो हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं। फिर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, वो एक इंटरफेस है विच रिफर द इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट की वहां से, उसको ये रिफर करता है। और एन इंटरफेस विच wraps the response। ठीक है ना। लेकिन ये जो हम ये तीनों यूज करते हैं, वो हमें एक्चुअली वो किसी के सब टाइप है। देखो, मैं आपको API, मैंने बहुत बार कहा है आपसे कि API डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप इसको रिफर करो। तो देखो, यहाँ पे ये तीनों चीज है और कुछ और चीजें भी यहाँ पे है।
अब हम बात करें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की। देखो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जो है वो एक क्लास है कि जो किसे एक्सटेंड करता है, जेनरिक सर्वलेट नाम के क्लास को एक्सटेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे नीचे सिंटेक्स दी है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास HTTP सर्वलेट एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट। तो ये HTTP सर्वलेट जो है हमारा, वो जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। तो जेनरिक सर्वलेट भी एक इनबिल्ट क्लास है कि जो सर्वलेट का बेसिक मैकेनिज्म है वो ये जेनरिक सर्वलेट क्लास प्रोवाइड करता है। और हम HTTP स्पेसिफिक कार्य करवाना चाहते हैं अपनी सर्वलेट में, इसलिए हम HTTP सर्वलेट क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि हम जब सर्वलेट बनाते हैं तो HTTP सर्वलेट को इसलिए एक्सटेंड करता है क्योंकि हम HTTP प्रोटोकॉल स्पेसिफिक कार्य करवाना चाहते हैं, इसलिए। उसी तरह से तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई जेनरिक सर्वलेट भी एक क्लास है, ठीक है। और एक चीज कि जब हम जेनरिक सर्वलेट की बात करते हैं, ठीक है, देखो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन रिफर करना चाहिए। डाउनलोड सर्वलेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जिप जावा डॉक सर्वलेट एपीआई जावा डॉक। डाउनलोड, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हो, जैसे कि ये पैकेज हमारा जावा एक्स डॉट सर्वलेट, इस पर क्लिक किया तो उसके सभी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो उसमें हमने अभी जो डिस्कस किया जेनरिक सर्वलेट, वो भी है, देखा यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट क्लास। तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखो यहाँ पे आपको दिया गया है जेनरिक सर्वलेट का, कि वो जेनरिक सर्वलेट खुद एक क्लास है कि जो जिसका पर्पस क्या है, डिफाइंस डिफाइंस अ जेनरिक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट। देखो ये जो जेनरिक सर्वलेट क्लास है ना, वो क्या करता है, डिफाइंस अ जेनरिक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट टू राइट एन HTTP सर्वलेट फॉर यूज ऑन द वेब एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। तो देखो ये जो जेनरिक सर्वलेट क्लास है ना, वो क्या है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट है। और अगर आप HTTP सर्वलेट बनाना चाहते हो तो आपको किसको एक्सटेंड करना चाहिए, HTTP सर्वलेट क्लास को, ठीक है। और एक चीज कि ये जो जेनरिक सर्वलेट क्लास है वो HTTP सर्वलेट का सुपर क्लास है, ठीक है। उसके अलावा जेनरिक सर्वलेट क्लास खुद इंप्लीमेंट करता है कुछ इंटरफेस को, जिसमें से एक सीरियलाइजेबल है और सर्वलेट भी है। तो इसका मतलब सर्वलेट नाम का एक इंटरफेस भी है जावा में,
ठीक है। इंटरफेस कौन सा है? सर्वलेट। सर्वलेट इट इज एन इंटरफेस। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य डिफाइंस मेथड्स दैट ऑल सर्वलेट्स मस्ट इम्प्लीमेंट। तो ये जो सर्वलेट इंटरफेस है उसका कार्य क्या है? तो वो ऐसी मेथड्स डिफाइन करती है कि जो सभी सर्वलेट्स में होनी चाहिए। देखो उनकी कौन कौन सी मेथड है। देखो डिस्ट्रॉय मेथड जो हमने सर्वलेट की लाइफ साइकिल में देखी थी वो यहीं से आई है। इनिट मेथड भी यहीं से आई है। सर्विस मेथड भी यहीं से आई है। इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, वो तीनों मेथड यहीं से मिली है हमें। और फिर उसको ओवरराइड किया गया है एचटीटीपी सर्वलेट में भी, और हम भी उसको ओवरराइड करते हैं। और फिर ये जो जेनरिक सर्वलेट क्लास है उसके अंदर वापस इन मेथड्स को ओवरराइड किया गया है। और जेनरिक सर्वलेट क्लास के अंदर ये जो सर्विस मेथड है ना, उसकी आर्ग्यूमेंट देखो आप, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स है। सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स कहां पे? जेनरिक सर्वलेट के अंदर। और अगर आप जाओगे एचटीटीपी सर्वलेट में, एचटीटीपी सर्वलेट क्लास कहां पे होगा? जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी पैकेज के अंदर। एचटीटीपी सर्वलेट। तो यहाँ पे HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर जो मेथड है आप देखो, डू गेट, डू डिलीट, डू हेड, डू पोस्ट, वो सभी मेथड्स HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर आई हुई है। एडिशनली यहाँ पे भी सर्विस मेथड को ओवरराइड किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्विस मेथड में जो आर्ग्यूमेंट है वो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है। जबकि जेनरिक सर्वलेट में क्या था? केवल सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। मैं आपसे ये डिफरेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में डिफरेंस में पूछा गया है जेनरिक सर्वलेट वर्सेस एचटीटीपी सर्वलेट। तो मैंने शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अपना जो क्लासरूम है उसमें मैंने शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा डिफरेंस बिटवीन जेनरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट। ये मैं आपसे वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखो जेनरिक सर्वलेट हमारे सिलेबस में कहीं पे आया नहीं है, लेकिन वो है, वो है तब ही एचटीटीपी सर्वलेट है। और जेनरिक सर्वलेट केवल अकेला नहीं, जेनरिक सर्वलेट भी सर्वलेट नाम के एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। तो ये सभी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये तो डायरेक्टली सिलेबस में हमें एचटीटीपी सर्वलेट का यूज डायरेक्टली बताया गया है तो हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन इन सभी चीजों की हमें पता, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको अभी ये जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है ना अपना, ये पूरा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वो शेयर करता हूं यहां से।
यहां से आपको पैकेज सिलेक्ट करना है लेफ्ट साइड में से। ओके, जो भी पैकेज आप सिलेक्ट करोगे उसके क्लास और इंटरफेस का लिस्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जो भी आपको रिफर करना है उस पर क्लिक करो तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन केवल सर्वलेट के लिए नहीं, लेकिन जावा के हर एक पैकेज के लिए इस तरह का अवेलेबल है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सर्वलेट के लिए है। सर्वलेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको बताया और शेयर कर रहा हूं वो ऑनलाइन है। और मेरे पास जो अपने पीसी में है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो मैंने डाउनलोड करके भी रखा है वो फाइल से। तो इसको डाउनलोड करके भी आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअली, या फिर यहां से भी आप उसको रिफर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज का समय तो पूरा होने को आया, तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक सीमित रखते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, कल हम वापस कंटिन्यू करेंगे।